नमस्कार भाइयों। मेरा नाम डॉक्टर कुणाल नाथ है और मैं एक न्यूरो फिजिशियन हूँ। जीबीएस नाम की बीमारी आजकल इंडिया में फैली हुई है, ख़ास करके पुणे में। इसके बारे में आजकल हम न्यूज़ में रोज़ देख रहे हैं, जिसके लगभग 150 से ऊपर केसेस पुणे में रिपोर्ट हो चुके हैं और काफ़ी जिज्ञासा है लोगों में इसको जानने की ये क्या बीमारी है। नसों की बीमारी है जीबीएस। और मुझे कई रिक्वेस्ट भी आए मेरे फेसबुक पेज पे कि आप इसके बारे में बताइए। तो जीबीएस का फुल फॉर्म होता है गुइलेन बारे सिंड्रोम। यह एक नसों को डैमेज करने वाली बीमारी है। ख़ास बात इस बीमारी की है कि कुछ ही दिनों में ये एक इंसान को, चलते फिरते इंसान को बिस्तर पे ला सकती है, पैरालाइज्ड कर सकती है। होता क्या है कि ये बीमारी स्टार्ट होती है, सबसे पहले लक्षण इसमें आते हैं कि पैरों से, टांगों से इसकी उत्पत्ति होती है। सबसे पहले लक्षण आते हैं, आपको टांगों में सुनपना महसूस होना स्टार्ट होता है। ये सुनपना धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे चलने में दिक्कत आने लगती है। पैरों से चप्पल निकलने लग जाती है। ज़मीन पे बैठ के खड़े होने में दिक्कत आने लगती है। धीरे धीरे नीचे से लेके ये ऊपर की तरफ बढ़ती है। पैरों में आने के बाद ये हाथों में आती है और हाथों में आपको बारीक काम करने में दिक्कत आती है। सबसे पहले पेन पकड़ने में, रोटी तोड़ने में, बटन खोल बंद करने में दिक्कत आती है। धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ आती है और आपके कंधे को ऊपर उठाना, कंघी करना, कपड़े पहनना, इसमें कमजोरी आने लगती है। इसके बाद वो आपकी जो छाती की मांसपेशियां हैं जिससे आप सांस लेते हैं, तथा जो गले की मांसपेशियां हैं जिससे आप खाना निगलते हैं, धीरे धीरे इन मांसपेशियों की नसों के ऊपर इसका असर आने लगता है। तब मरीज को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, खाना निगलने में दिक्कत आने लगती है। मरीज पानी पीता है तो पानी कई बार नाक से बाहर आ जाता है। मरीज की आवाज़ बदल जाती है और ये सब चीज़ कुछ ही दिनों में हो सकता है। मतलब 4-5 दिन के अंदर अंदर भी ये सारे प्रोग्रेशन आ सकता है कि नीचे से पैरों से चलते चलते बीमारी आपके हाथों, गलों की नस और सांस लेने की मांसपेशियों तक आ सकती है। तो एक अगर किसी रिलेटिव को ये हो जाए तो आप सोचिए कि घर वालों के लिए कितना एक शौक है कि जो बंदा एक हफ्ता पहले बिल्कुल नॉर्मल अपने काम पे जा रहा था और एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर वो आज बिस्तरे पे आ गया। ना तो वो चल पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना खा पा रहा है और उसको भर्ती करना पड़ा और वेंटिलेटर पर तक ये मरीज को डालना पड़ सकता है अगर उसको अपनी सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो ये बीमारी होती क्यों है? ये बीमारी होने का कारण है, ये एक इम्यून सिस्टम मीडिएटेड बीमारी है। मतलब कि डायरेक्ट कोई बैक्टीरिया या वायरस आपकी नसों को डैमेज नहीं करता। पहले या तो आपको सांस की कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे निमोनिया हुआ या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, खांसी जुकाम हुआ या फिर डायरिया हुआ। उसके बाद वो जो बैक्टीरिया था जिसकी वजह से आपको डायरिया हुआ, या जो वायरस था जिसकी वजह से आपको सर्दी जुकाम हुआ, उसके ऊपर आपके ही खुद के शरीर के जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, जो आपकी खुद की इम्यूनिटी है, यानी जो आपके खुद की सेना है शरीर की जो बीमारियों से लड़ती है, वो ये पहचानने में दिक्कत कर देती है कि ये हम जो मैं अटैक बना रही हूँ ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट या वायरस के अगेंस्ट बना रही हूँ या अपनी ही नसों के अगेंस्ट बना रही हूँ। ऐसा क्यों होता है? इसको इंग्लिश में एक टर्म बोला गया है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। कि जो बैक्टीरिया का जो ऊपर का मेम्ब्रेन है और हमारी नसों का जो मेम्ब्रेन है, कई बार वो बॉडी के इम्यून सिस्टम उसको एक जैसा मानता है। एक जैसा मानने के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी वो बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए बना रहा है, वो बैक्टीरिया और वायरस को तो मारती है, लेकिन साथ साथ में हमारे नसों के ऊपर की जो लेयर होती है जिसे हम माइलिन बोलते हैं, झिल्ली होती है, इसके ऊपर भी वही एंटीबॉडी हमला करना चालू कर देती है। तो होता क्या है, जो हमारी नसें हैं, ये तारे हैं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी परत होती है जिसे माइलिन कहते हैं, जिसके अंदर से करंट चलता है। इस माइलिन को ये जो हमारी खुद की एंटीबॉडी है, यानी खुद की सेना है बीमारी से लड़ने की, ये इसको डैमेज करने लगती है और धीरे धीरे और बहुत तेज़ी से नीचे से टांगों से लेके बढ़ते बढ़ते ऊपर तक की सारी नसें, फिर चेहरे की नसें, गले की नसें, सांस लेने की नसें, इन सब के अंदर ये डीमाइलिनेशन बोलते हैं, जब नसों कुछ छिल जाती हैं जिसे कहते हैं, और धीरे धीरे करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और मरीज टोटल पैरालिसिस स्टेज में आ जाता है। अब कितने परसेंट पेशेंट ऐसे हैं जिनमें वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है? तो अलग अलग स्टडीज़ हैं। इंडिया में लगभग 13 से 15%
से 20% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़े। यानी अगर 10 लोगों को जीबीएस हो रहा है तो उसमें से 2 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको वेंटिलेटर पे रखना पड़े, काफ़ी समय तक भी रखना पड़ सकता है इनको। ठीक है, क्या मॉर्टेलिटी है इसमें, कितने लोगों की इसमें मौत होती है, तो अलग अलग डेटाज हैं, बट एक एवरेज आप मान सकते हैं इंडिया का मॉर्टेलिटी रेशियो 13 से 15% है। यानी अगर 100 लोगों को जीबीएस होगा तो 13 से 15 लोग इसमें सर्वाइव नहीं करेंगे। मॉर्टेलिटी के अलावा यानी मौत के अलावा भी जो पेशेंट इलाज होगा उनका हॉस्पिटल्स में, आईसीयूज़ में, उसके बाद भी कई महीने लग सकते हैं उनको पूरी तरह से रिकवर होने में। कई लोगों का पूरी तरह से रिकवरी इसमें नहीं भी हो पाता है और एक डिसेबिलिटी भी उनमें परमानेंट रह सकती है, कुछ ऐसे परसेंटेज पेशेंट्स भी होते हैं। तो इसका आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा कि कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। बट मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए, अगर आपके आसपास कोई आदमी है या कोई बच्चा भी है, कोई एज लिमिट इसके लिए नहीं है, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, तो जिसको पैरों में झंझनाटी से चालू होती है प्रॉब्लम, धीरे धीरे उसको पैरों से सुनपना बढ़ के आ रहा है, पैरों में कमजोरी आ रही है, टांगों में कमजोरी आ रही है, धीरे धीरे कमजोरी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, हाथों में आ रही है, कंधों की मांसपेशियों में आ रही है, और ख़ास करके उसके खाना निगलने की मांसपेशी में आ रही है या सांस लेने की मांसपेशी में आ रही है। और इसका टोटल ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन का है, और उससे पहले शायद उनको कुछ खांसी जुकाम रहा या उनको डायरिया हुआ था, तो हो सकता है कि ये एक एक्यूट इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें तुरंत ही आपको आपके नज़दीक के अच्छे हॉस्पिटल जहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हों और इसकी जांच पड़ताल हो सके, तुरंत आपको इसमें ले जाना चाहिए। क्योंकि जितना जल्दी हम इसका मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा चांस है कि हम शायद वेंटिलेटर से बच जाएँ, या अगर वेंटिलेटर भी आ भी जाएँ तो हमारी जान बच जाए और आगे की जो डिसेबिलिटी है, जो अपाहिज रहने की संभावना है, वो कम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।